नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस डेमोक्रेटिक भारत को देखते हैं जो अपनी ग्रोथ से पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसी बीच एक प्रश्न उठता है कि आज हमें भारत की सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहिए, करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को या उन्हें जिन्होंने इस सक्सेसफुल भारत की नींव रखी। भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत को गरीबों का देश कहा जाता था। एक समय पर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में पार्टीशन की वजह से हर तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। गरीबी और भूखमरी जैसे अपनी जड़ें जमा चुकी थी, तो वहीं शोषित और अशिक्षित जनता लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र भारत में उड़ने को तैयार थी। अंग्रेजों के शासन के बाद वर्ष 1947 में जन्म हुआ स्वतंत्र भारत का। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का भविष्य इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके शुरुआती कदम क्या होंगे, उसी प्रकार से अभी अभी स्वतंत्र हुए भारत का भविष्य भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके शुरुआती कदम क्या होंगे। और जितने मजबूत हमारे कदम होंगे उतना ही शानदार और स्थिर हमारा भविष्य होगा। इस वजह से यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती योजनाएं और नियम क्या थे। साथ ही भारत के प्रथम और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के कार्यों और निर्णयों को हम समझें। नमस्कार, मैं हूं श्रुति चौरसिया और स्वागत है आपका द हिंदुस्थल पर। वर्ष 1951-52 में देश के प्रथम चुनावों के बाद नेहरू भारत के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी भारत के निर्माण की। तो चलिए जानते हैं नेहरू के काल में लिए गए कुछ बड़े फैसले जो देश के लिए अच्छे थे या फिर बुरे। सबसे पहले डेमोक्रेसी। आज इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी आई कैसे और इसकी नींव किसने रखी? भारत में डेमोक्रेसी नेहरू के काल में आई और ऐसी वैसी डेमोक्रेसी नहीं। आजादी के बाद वर्ष 1951-52 में देश में इलेक्शन होते हैं और सभी को, चाहे वह फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, पुरुष हो, महिला हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, सभी को मतदान देने का अधिकार दिया जाता है। इन चुनावों को फॉरेन अथॉरिटीज ने सक्सेसफुल भी बताया और देश के इन प्रथम चुनावों में लगभग 17 करोड़ भारतीयों ने भाग लेकर एक इतिहास रचा। उस समय बहुत से लोग कहते थे कि इंडिया में तानाशाही आ जाएगी, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बना। आजकल कुछ लोगों का कहना है कि 70 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। इसलिए सिर्फ 70 सालों को छोड़ो, चलिए देखते हैं कि 17 सालों में देश में क्या हुआ। वर्ष 1950 देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। क्यों? देश में तो बिना इलेक्शन कमीशन के भी चुनाव हो जाते। फिर क्यों इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की स्थापना नहीं होती तो देश में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर प्रश्न उठते और चुनावों में घोटाले खुले आम होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नेहरू के काल में ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना हो चुकी थी। शिक्षा के महत्व को समझते हुए नेहरू ने 1951 में IIT, 1952 में एम्स, 1961 में NID और 1961 में ही IIM की स्थापना की। नामुमकिन को भी मुमकिन करके विश्व में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाली इसरो की स्थापना नेहरू के काल में ही 1962 में हुई। DRDO की स्थापना 1958 में और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी के साथ भिलाई स्टील पावर प्लांट की स्थापना 1955 में, ONGC की स्थापना 1956 में और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। 1963 में भाखड़ा नांगल डैम का इनॉग्रेशन हुआ और देश का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा को 1956 में शुरू किया गया और 1963 में तुम्बा से हमने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया।
1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी को स्थापित किया गया था। तो बेसिकली आज भारत की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को जो पूरा विश्व मानता है, उसकी नींव नेहरू के काल में ही रखी गई थी। तीसरा है एग्रीकल्चर। भारत, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वह देश आजादी के बाद दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था। भुखमरी अपने चरम पर थी, तो वहीं बंगाल फेमाइन, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई और कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इन परिस्थितियों को देखते हुए देश की स्थिति में सुधार करने के लिए नेहरू ने एग्रीकल्चर पर जोर दिया और कहा, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल बजट का 44.6% बजट कृषि के लिए रखा और कृषि को तकनीकी से जोड़ा, जिससे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में 17% की वृद्धि हुई। और चौथा और सबसे बड़ा चेंज जो नेहरू के काल में आया, वो है साइंटिफिक आइडियोलॉजी। विज्ञान के साथ अपने प्रेम के चलते नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक स्वभाव शब्द का कॉन्सेप्ट देते हुए कहा, विज्ञान ही भूख की समस्या का समाधान कर सकता है। गरीबी, अस्वच्छता, निरक्षरता, अंधविश्वास और घातक रीति रिवाज, इन सभी समस्याओं का तोड़ भी तर्कसंगत वैज्ञानिक विचारधारा है। इसी के साथ भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नेहरू ने भाभा और कई अनुसंधान संस्थाओं के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की। साथ ही नेहरू कई भारतीय वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित करते थे, जैसे विक्रम साराभाई, सीवी रमन, अब्दुल कलाम, भाभा और सतीश धवन। इन सभी को नेहरू ने सपोर्ट किया और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार पद दिए। और आज भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी क्या धूम मचा रही है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो ऑलमोस्ट इतना सब देखकर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेहरू एक विजनरी लीडर थे और उनका देश की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम बायस्ड हैं, लेफ्ट विंगर हैं और हमने नेहरू की गलतियों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ऐसा नहीं है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। नेहरू के काल में ऐसी बहुत सी गलतियां हुई हैं जिनका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं, लेकिन उस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इन वीडियोस को अलग अलग बनाने का केवल एक ही रीजन है, इम्पैक्ट को समझना। यानी नेहरू के काल में जो अच्छे काम हुए उनका देश पर क्या प्रभाव पड़ा और नेहरू के काल में जो बुरे काम हुए उनका देश पर कैसा प्रभाव पड़ा। बाकी हमारा काम फैक्ट्स और थ्योरीज को आपके सामने रखना है। अब आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।